स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ड्रीम चेसर 2023 में उसका अपडेट लेते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये है क्या? ये समझिए एक तौर का डार्क हॉर्स है, यानी कि साइड से एंट्री लेने वाला है। और ये समझिए सियारा स्पेस इसको काम कर रहा है। पहले सियारा नवाडा स्पेस करके नाम था, ब्रांड रीनेम हो गया, सियारा स्पेस हो गया है अभी। और इसका टारगेट था कि ये 7 क्रू स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे, यानी कि ये स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस शटल का छोटा भाई होगा। बस स्पेस शटल में था कि क्रू कैप्सूल भी था प्लस पेलोड बे भी था। पेलोड बे हटा दीजिए, सिर्फ क्रू कैप्सूल करेंगे तो वो यही रहेगा। इसीलिए स्पेस शटल उतना बड़ा था, उसमें पेलोड के लिए जगह था। पीछे वाला जो सेक्शन खुलता था पेलोड का जगह था, वो पेलोड हटा दीजिए। पेलोड नॉर्मल रॉकेट से ज़्यादा सस्ते में चला जाता है, तो पेलोड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कर दिया। और ये जो डिज़ाइन है, जो कोर प्रिंसिपल है डिज़ाइन का, एरोडायनेमिक्स का, मोड ऑफ ऑपरेशन का, ये बहुत पहले से एयरफोर्स मेहनत कर रही थी। फिर उसको नासा के पास ट्रांसफ़र किया गया, नासा उस पर मेहनत कर रही थी। उस प्रोजेक्ट का नाम था HL-20। ये प्रोजेक्ट इतना पुराना है कि समझिए जब आईएसएस बनाने का बात हो रहा था, उसका ओरिजिनल नाम आईएसएस नहीं था, फ्रीडम स्टेशन था। उस टाइम में लॉजिक था कि यूएसए अकेले से इसको फंड करेगा, लेकिन सोवियत यूनियन पुफ हो गया उसके बाद, और फंडिंग इसका बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हिसाब बनाया कि सोवियत यूनियन का जो रॉकेट साइंटिस्ट है वो लोग गायब ना होने लगे, रशिया में रहें, ना कि अरब नेशंस में चले जाएं। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोजेक्ट चालू कर दिया। तो आईएस ये फ्रीडम स्टेशन को रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। उसी के लिए ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन जब स्पेस शटल पे गाड़ी आगे बढ़ने लगा तो इसे अबैंडन कर दिया। नासा इसके लिए मतलब सारा डिज़ाइन रिव्यू सर्च काफ़ी चीज़ कर चुका था, मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट था। तो उसी लेगेसी को उठाया गया, कंट्रोल वी करके उसके ऊपर अपग्रेड करते जा रहे हैं। और ये समझिए कि इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि इसका 1.5 जी के अंदर का रनवे लैंडिंग होता है, यानी कि ये जब रनवे में आएगा लोड नहीं लेना है पूरी तरह से। जैसे ही वो स्टेशन से डी ऑर्बिट करेगा और रनवे तक पहुंचेगा, कोई भी जी लोडिंग नहीं होगी। बहुत सारे सेंसिटिव जीरो जी एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ लैंडिंग के दरमियान, क्योंकि लैंडिंग में इतना ज़्यादा शॉक पड़ता है, खासतौर पे कैप्सूल्स में। और खासतौर पे कैप्सूल लैंड करता है पानी में, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, मतलब आपका रिकवरी होने में। और प्लस शॉक लोडिंग इतना रहता है कि बहुत सारा चीज़ जो सेंसिटिव है वो स्वाहा हो जाता है। तो ये 1.5 जी के अंदर रखना काफ़ी सारा विंडो देता है सेंसिटिव रिसर्च के। और प्लस अगर मान ली कोई आदमी इंजर्ड है, कुछ भी हुआ है, स्पेस में जैसे ज़्यादा लोग जाएंगे, स्पेस में एक्सीडेंट होते चला जाएगा। स्पेस में जितना एक्सीडेंट होगा, किसी ना किसी को रिकवरी कराना पड़ेगा। तो रिकवरी के लिए ऑब्वियसली आप उसे हाई जी लोडिंग में नहीं भेज सकते। तो ये वो सबको भी संभालता है लॉन्ग टर्म में। तो यही समझिए साइड से इन्होंने एंट्री मारा। ये ट्राई किए थे नासा का कॉन्ट्रैक्ट जीतने का, नहीं जीत पाए। तो पता है अभी क्या हो रहा है? तो अभी समझिए ड्रीम चेसर को मतलब क्रू क्राफ्ट का तो नहीं मिला। क्रू क्राफ्ट का चला गया था बोइंग के पास और इसके पास स्पेसएक्स के पास। स्पेसएक्स जीत गया, बोइंग सिर्फ चूना लगा रहा है, लेकिन इनको तो निकाल दिया गया था। तो ये साइड से एंट्री ले लिए हैं ड्रीम चेसर कार्गो सिस्टम में। और इनका है कि कमर्शियल रीसप्लाई मिशन में ये सेकंड कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि आईएसएस में अभी कमर्शियल रीसप्लाई मिशन घूम फिर के 2 ही 3 क्राफ्ट करते हैं, ये उसमें एक और ऐड कर देगा। और इसमें पीछे में एक शूटिंग स्टार मॉड्यूल रहता है, जिसे एक्सपेंडेबल कार्गो मॉड्यूल कहते हैं। वो मॉड्यूल में काम रहता है कि एक्स्ट्रा सामान ले जाइए, बम बम। दूसरी ओर से सोलर पैनल रहता है बड़ा बड़ा, तो बिजली भी रहेगा, वो भी बहुत बढ़िया। और जब ये री एंट्री करना रहता है तो उसमें आईएसएस अपना कचरा डाल देगा। आईएसएस का सारा कचरा उस मॉड्यूल में रहेगा, मॉड्यूल से निकलेगा, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से नीचे घुसेगा, स्वाहा हो जाएगा। मतलब वेस्ट डंप है आईएसएस के लिए। आईएसएस का जितना टॉयलेट होता है वो सीधे साफ कर देते हैं हवा में। और ये समझिए इसकी अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थर्मल वैक्यूम टेस्टिंग या तो हो रही है या होने वाली है। ये अभी उस जगह पे है और उसके बाद रॉकेट पे माउंट किया जाएगा। टारगेट है Q1 में लॉन्च करने का, यानी फर्स्ट क्वार्टर में 2024 का में इसे स्पेस में ले जाने का टारगेट है। तो ये अभी हो रहा है, इंजन इंजन टेस्टिंग उसके सब की किया जा चुका है, मतलब काफी हद तक ये रेडी है। तो अब बात करते हैं, वो तो हो गया आपका कार्गो वर्जन, उसमें कोई इंसान नहीं रहेगा। तो क्रू वर्जन का क्या होगा? तो क्रू वर्जन पे समझिए काम उस पर कभी रोका नहीं गया था। नासा मतलब उनको हटा जरूर दिया था कि हम आपको नहीं पे करेंगे, लेकिन कंपनी अपने फंडिंग से धीरे धीरे बैकग्राउंड में चिप कर रही थी कि हम उस पर धीरे धीरे काम करते रह रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा चीज़ उन्होंने सीखा समझा। उसमें एक डिज़ाइन आया कि थ्रस्टर्स जो यूज़ करेंगे, जो इसमें थ्रस्टर्स डाले जा रहे हैं, वो थ्रस्टर हाई टेस्ट पेरोक्साइड यूज़ करेंगे, यानी कि H2O2 हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो रहा बात कि उसमें फ़ायदा या नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि ये कंपनी ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिस टेक्नोलॉजी का तिगड़म ये है कि ये आपको समझिए
मोनोप्रोपेलेंट और बाय प्रोपेलेंट दोनों मोड में चल सकता है, यानी कि इनके पास 3 थ्रॉटल सेटिंग है। नॉर्मल थ्रॉटल सेटिंग कर रहे हैं, मतलब आप फाइनल फाइन ट्यून एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पावर कम रहेगा, वो सिर्फ मोनोप्रोपेलेंट घटकेगा, यानी H2O2 घटकेगा, ठीक है। फिर आपका होगा मिड, और थोड़ा पावर चाहिए, थोड़ा बड़ा मनूवर कर रहे हैं, ठीक है। मिड पावर के लिए वो आपका ज़्यादा वो खाने लगेगा H2O2। अब रहा बात कि नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा करना है, जैसे डी ऑर्बिट बर्न हो जाए या ISS को इधर उधर करना पड़ जाए, जिसे रीबूस्ट कहते हैं, या डिबरी अवॉइडेंस मनूवर कहते हैं, डाइम, तो वो सब करना है तो उतना पावर तो आता नहीं है, मोनोप्रोपेलेंट में उतना पावर कभी होगा ही नहीं। तो उसमें RP1 डाल दिया जाएगा, यानी रॉकेट प्रोपेलेंट 1, यानी कि किरोसिन डाल दिया जाएगा। तो मतलब किरोसिन पेरोक्साइड में जलेगा, हाँ पेरोक्साइड जब डीकम्पोज होता है बहुत सारा फ्री ऑक्सीजन रहता है, वो फ्री ऑक्सीजन को जला के बम बम मात्रा में पावर मिल सकता है। तो आपका स्पेसिफिक इंपल्स भी बढ़ जाएगा और कितना उम्फ निकल रहा है वो भी बढ़ जाएगा। तो इनके सारे थ्रस्टर्स जो है ना अति भरपुष्ट मात्रा में ताकत दे सकते हैं। तो मतलब इनके पास 3 थ्रॉटल है। गियर नंबर 1, अरे सर जी मैनेज हो जाएगा, कोई लोड नहीं। गियर नंबर 2, हाँ हाँ देख रहे हैं समझ रहे हैं। गियर नंबर 3 फास्ट एंड फ्यूरियस कर देंगे, सब टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसीलिए इसके पीछे काफ़ी रिसर्च हो रहा है, क्या कि ये टेक्नोलॉजी अगर ये सही में डिलीवर कर लेते हैं, सही में काम कर लेते हैं, बड़ी बात है कि आपका थ्रस्टर में इतना रेंज आ जाएगा कि भैया छोटा थ्रस्टर से छोटा रॉकेट तक पहुंच जा रहे हैं आप। और रीबूस्टिंग के लिए ये नहीं होगा कि अलग से मॉड्यूल ले जाओ, इसीलिए ड्रैगन नहीं रीबूस्ट कर सकता है। ड्रीम लाइनर पे बात था कि ये बोइंग वाले में था रीबूस्ट कैपेसिटी डाला गया था, लेकिन वो तो इतना डिले हो गया कि अब तो लोगों को श्योर ही नहीं कि कंप्लीट होगा भी या नहीं। तो वो तो गया। और इसमें समझिए कि इसमें फोल्डिंग विंग जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि अभी वाले में फोल्डेड है, वो सिर्फ कार्गो में। ऐसा क्यों है? ताकि क्या इसके अंदर रख सकें, पेलोड के अंदर रख सकें, उससे थोड़ा सा आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलता है, एरोडायनेमिक लोडिंग कम हो जाती है, बढ़िया है। साइड इफेक्ट, इमरजेंसी स्केप सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके में इमरजेंसी स्केप सिस्टम चाहिए होगा, अगर उसमें इंसान रखते हैं तो विंग की लोडिंग वो फोल्डिंग नहीं किया जाएगा, अलग ये रहेगा, क्या बोलते खुला रहेगा वो रॉकेट के ऊपर। ऐसा समझिए रॉकेट लीजिए, उसके ऊपर स्पेस शटल लगा दिए, एकदम वैसा दिखेगा, ऑब्वियसली छोटा रहेगा। और इसमें ये समझिए कि ये ट्रिक ये है कि जब स्पेस शटल लैंड होता था तो इसके पास कोई जा नहीं सकता। मान लीजिए किसी रनवे में गया, पहली बात ये बहुत लंबा रनवे खाता था, यानी कि दुनिया में से कुछ ही रनवे थे जो इसको लैंड कर सकते थे। बहुत लंबा रनवे खाता था ये बहुत छोटा, ऑब्वियसली छोटा है तो बहुत छोटे रनवे में हो जाएगा, यानी कि एक्चुअली मेरे होम टाउन में भी लैंड कर सकता है। मतलब 2.7 किलोमीटर का रनवे इसको चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सारे रनवे होते हैं। तो ये लैंड कर सकता है। और ये आप समझिए कि इसमें जो पैरोक्साइड की जगह पे दूसरा एक चीज़ यूज़ करते हैं, हाइड्रोजीन यूज़ करते थे, वो बहुत टॉक्सिक होता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे आसपास में, उसे ये होना चाहिए, हैजमैट सूट में रहना पड़ेगा। ये देख लीजिए बोइंग का बनाया हुआ दूसरा क्राफ्ट है X-37 करके, इसमें भी मतलब आसपास आप जा नहीं सकते, मतलब ये लैंड कर गया रनवे पे, आप जा नहीं सकते इसके आसपास, आपके पास पूरा हैजमैट सूट होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोपेलेंट जो है निकलता रहेगा। इसमें वैसा दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ायदा देता है कि एक्चुअली आप रनवे पे लैंड किए, ठीक है, सब चीज़ जी फोर्स बहुत कम है, लेकिन कितना जल्दी आप लोगों को निकाल पाएंगे वो भी बहुत तेज होगा। तो टारगेट ये है कि कल को वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी हुआ किसी एस्ट्रोनॉट को, इमरजेंसी, तुरंत उसे इसमें डालो, तुरंत लैंड कराओ, और लैंड कराने के बाद ऐसा नहीं होगा अच्छा सर जी लैंड हो गया सब चीज़ बल्ले बल्ले, लेकिन सर्जन लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, जब पैरोक्साइड डिसॉल्व हो जाए, जब ये वाले लोग अपना काम कर लें या ये लोग अपना काम कर लें, तब हम जाएंगे। वो नहीं सर, जाइए तुरंत रिकवर कीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद, मतलब ये छोटा सा फंक्शन है लेकिन बहुत बड़ी बात है। खासतौर में जैसे जैसे हम लोग जो संख्या बढ़ा रहे हैं, कि अभी कुछ लोग रहते हैं, मतलब ऑर्बिट पे कहा जाता है मैक्सिमम 22 लोग रहते हैं एट मैक्सिमम, चलो उसे 50 भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ 100, 150, 200, 500 होने लगेंगे, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तब इस तरह का सर्विस होना कंपलसरी होगा, ताकि आप सेफली किसी इंजर्ड आदमी को ला सकें, या कोई भी और सारे सेंसिटिव चीज़ हो जिसके लिए आपको चाहिए कि सर सेटल करना है। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि कितने ओल्ड एज लोगों स्पेस टूरिज्म में जा सकते हैं, वो नंबर बढ़ जाएगा अगर इसके चलते। तो क्योंकि रॉकेट लॉन्च सिर्फ एक तरफ आपको झेलना पड़ेगा, दोनों तरफ नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये हो गया क्रूड वर्जन का। इस पे अभी काम चल रहा है बैकग्राउंड में, अभी उस पर लॉन्च नहीं सेट किया गया है, लेकिन ज़्यादा सेफ होगा ये दोनों से। तो अब बात करते हैं इसका डेस्टिनेशन। चलिए इसे आप बना लेते हैं, जैसे सीआरएन नवाडा बना देता है इसको, उसके बाद होगा कि जाएगा कहाँ। तो जाने के लिए समझिए नासा अभी कार्गो मिशंस के लिए पे करेगा, ठीक है, बल्ले बल्ले, मतलब कुछ मिशन तक के लिए इनको टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद नासा को भी ये खुशी रहेगी कि आईएसएस के लिए एक रीबूस्टिंग टूल रहेगा। अभी आईएसएस का रीबूस्टिंग सिर्फ रशियंस करते हैं, यानी कल को रशियन बूम हो जाते हैं तो लटक जाएगा आईएसएस, और ये आने वाले टाइम में भी दिक्कत बन सकता है। तो इसीलिए हमेशा नासा चाहता है कि मल्टीपल रिडंडेंसी रहे। होप कर रहे थे कि ये कर दे, क्या बोलते हैं, बोइंग डिलीवरी दे दे, लेकिन बोइंग इतना लेट हो गया है कि उसके बारे में बात ही नहीं करें। लेकिन तो इस पे नासा और इंटरेस्टेड है कि सर आप दिखाओ कि एटलीस्ट आप डिलीवरी दे पाते हो कि नहीं।
फिर ऑर्बिटल रीफ, यानी कि जो ब्लू ओरिजिन और ये सियरा नेवाडा और बोइंग और बहुत सारी और छोटी-छोटी कंपनी जुड़ के एक हैबिटेट बनाना चाह रही है, जो आईएसएस का बहुत बड़ा भाई होगा, बहुत बड़ा रॉकेट का इस्तेमाल करके बनेगा। उस हैबिटेट में आने-जाने के लिए वो बोइंग इस्तेमाल करेंगे और ये करेंगे। क्या ड्रैगन कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। वो जो डॉकिंग एडाप्टर है वो इंटरनेशनल है, यानी कि हर कंपनी उसे यूज़ कर रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं जा सकते या नहीं, सब वो काम करेगा। उसका मतलब बनाया गया है वैसा कि सब काम कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मतलब लोग दिखाना मतलब ब्लू ओरिजिन दिखाना नहीं चाह रहा था कि आपको स्पेसएक्स से ही आना पड़ेगा क्योंकि किसी और के पास कुछ है नहीं। तो वो इनका मेन रहेगा और वो लोग भी समझ गए हैं बोइंग से कि भैया आपका कैप्सूल तो आने से रहा सर, टाइम पे तो नहीं आने वाला है। तो ऑर्बिटल रीफ हो गया और ये बूस्टर एग्नोस्टिक है, यानी कि ये जो क्राफ्ट है ये रॉकेट से आज़ाद है, यानी कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उठा के कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब 2-3 महीना खा जाएगा या 4-5 महीने, आधा साल मान के चलिए कि अगर होता है कि भैया ये रॉकेट में कुछ डिफेक्ट निकल गया और वो रॉकेट हमें बदलना पड़ रहा है, तो ऐसा है ये कि बदल सकता है, ऐसा नहीं कि बंधे हुए हैं, फंसे हुए नहीं रहेंगे, ये बदल सकते हैं। जैसे कि ड्रैगन कैप्सूल सिर्फ फाल्कन 9 पे लॉन्च किया जा सकता है। फाल्कन 9 इतने सारे हैं कि उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वो समझिए बूस्टर लॉक्ड है, एग्नोस्टिक नहीं है। ये एग्नोस्टिक है, यानी कि ये फाल्कन 9 के ऊपर भी चल सकता है, वल्कन के ऊपर भी चल सकता है, एटलस के ऊपर भी चल सकता है, इसको टेंशन नहीं लेना है। यानी कि अवेलेबिलिटी ये हाई रख सकता है कि सर मान ली किसी कारण से फाल्कन में कुछ दिक्कत आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फाल्कन ग्राउंडेड है सर, हम दूसरे के ऊपर चढ़ के चले जाएंगे, या उसमें दिक्कत होगा सर हम दूसरे के ऊपर चढ़ के चले जाएंगे, तो अप टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और बोइंग स्टारलाइन का तो मतलब इंतजार बहुत ही है। और मेन इसका ये फायदा है कि कस्टमर्स इनके पास है, मतलब इस कंपनी को टेंशन नहीं है। सोचिए बैकग्राउंड में ये स्पेस डेवलपमेंट कर रहे थे, इनको टेंशन नहीं है, कस्टमर्स का लाइन लगा हुआ है, चाहे वो नासा हो, चाहे ब्लू ओरिजिन हो, ऑर्बिटल रिफ प्रोजेक्ट हो, टेंशन नहीं लेना इनको। और सबसे बड़ा है कि ये जो लैंड एनीवेयर करते हैं उससे कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जो आने वाले टाइम में, मतलब समझिए ये 1-2 दिन आगे की बात नहीं चल रही है, 1-2 जनरेशन आगे की बात चल रही है, ये काफ़ी लंबा इनको बेनिफिट दे सकता है। तो लैंड एनीवेयर बहुत सारा फंक्शंस खुल जाता है। तो ये हो गया डेस्टिनेशन। तो अब बात करते हैं मिशन के बारे में, यानी कि CRS-2 ये अभी सारा होप लैंड कर रहा है इसके ऊपर, यानी कि वल्कन रॉकेट के ऊपर, वल्टन सेल्टार रॉकेट के ऊपर काम चल रहा है। अभी प्रॉब्लम है कि यही वीक लिंक है। ये मतलब आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि इसका स्टेज 2 का टेस्टिंग की जा रही थी, वो बूम हो गया। तो इसे फिर से अनइंस्टॉल किया गया, फिर से ले जाया गया, तो पता चला कि वेल्डिंग में एक जगह पे वीकनेस था और वो लोग इतना स्ट्रेस टेस्टिंग कर चुके थे कि वो क्रैक कर गया। ठीक है, वहाँ पे रीइंफोर्स किया जा रहा है, सारा चीज़ कर रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस है कि ये सक्सेसफुली करेगा। और इससे जो इतना लेट कैसे हो गया, वो लेट इसलिए हुआ कि जो ब्लू ओरिजिन से इंजन आ रहे थे वो भी बहुत डिले हो गया। तो इंजन भी अब डिलीवरी हो गई है और जो पैच वर्क करना था सीलिंग के लिए वो भी कर दिया गया, तो डोम भी रीइंफोर्स हो चुका है। अब होपफुली ये साल के अंत होते-होते तक, यानी 2023 के एंड से पहले एक मिशन कर लेगा। एक मिशन के बाद दूसरा मिशन में ये इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो टारगेट वही कि 1st सेंचुरी बहुत लेट हो चुका है, नहीं तो और रहा बात कि अगर वो पहले रेडी भी हो जाता तो चांसेस था कि सियारा उतना टाइम पे रेडी नहीं थे। तो आप समझिए ऑलमोस्ट घुमा फिरा के दोनों टाइम पे मैच कर रहे हैं। और रॉकेट इतना डिले क्यों हुआ, इंजन में डिले आ गया था और फिर सेकंड स्टेज का स्ट्रक्चर को रीडू करना पड़ा था। और फर्स्ट मिशन जो होगा, यानी कि इस रॉकेट का जो फर्स्ट मिशन होगा, ये उसकी समझिए पैड टेस्टिंग की गई, यानी पैड पे रखा गया, फ्यूल किया गया, जो जैसे फाल्कन 9 का स्टैटिक टेस्टिंग होता है, स्टैटिक टेस्टिंग भी किया गया, सारा चीज़ हो गया है। तो चांसेस है कि इसे लॉन्च कर देंगे। ये सक्सेसफुल हुआ, यानी कि मिशन 1 सक्सेसफुल रहा वल्कन का, तभी जाके सियारा नेवाडा उस पे भरोसा करेगा और आगे बढ़ेगा। देखिए अगर सक्सेसफुल होता है, और इसका लॉन्ग टर्म फायदा ये होगा कि अमेरिका धीरे-धीरे आराम से 2 या 3 क्राफ्ट रख सकेगा अपने पास कि सर हमारे पास स्पेस का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आप मत लो सर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सस्ते से सस्ते ऑप्शन है, महँगे से महँगे ऑप्शन है, आप लोड मत लो। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप कल को प्राइवेट टूरिज़्म में घुसना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, एक के भरोसे नहीं चल सकते। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन पे काम जो चल रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ड्रीम चेसर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।